गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज से हम लोग यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हम जो प्रैक्टिस सेट लिए हुए हैं ये यूथ कॉम्पिटिशन्स की बुक से लिए हुए हैं। अब हम लोग हर दिन मैथ के एक प्रैक्टिस सेट को एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक, वे बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, मैं उन सब के अंदर की मैथ की झिझक को खत्म करने के लिए आया हूं। जैसे कि बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन मैं इस चैनल पे आपको यूपी टेट के मैथ के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, और वह भी एकदम बेसिक तरीके से। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सबका मेरा साथ मिलेगा, मैं आज से शुरू करता हूं पहली क्लास। चलिए, आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न को लिख देता हूं। रुपया 12.60 के 2/3 भाग का रुपया 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष क्या अनुपात होगा, यही आपको बताना है। ठीक, देखिए, रुपया 12.60 के 2/3 भाग का, तो मैं क्या करूं, पहले 12.60 का 2/3 भाग निकाल, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 4.2 गुणे 2 करोगे तो आएगा 8.4। यह तो 12.60 का 2/3 भाग आया और वह निकल के आया 8.4। अब हम लोगों को 21 का 0.6 भाग निकालना है। 21 का 0.6 भाग, 21 का 0.6 भाग होगा 21 गुणे 6/10। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 21 तिया 63/5। तो 21 का 0.6 भाग आया 63/5। अब मुझे 8.4 और 63/5 का अनुपात निकालना है। तो अनुपात का मतलब होता है भाग। 8.4 भागे अनुपाते 63/5, इसको लिखा जा सकता है 8.4 बटे 63/5। 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8.4 गुणे 5/63। 8.4 गुणे 5 गुणा करोगे तो गुणा करने पे आएगा 42/63। 21 दूना 42, 21 तिया 63। जो अनुपात निकल के आया 2:3 आया। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। चलिए, आज के सेशन का हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरे प्रश्न में है, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? देखिए, साधारण वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन हो, उन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, और वे वर्ष जो 4 से नहीं कटते हैं उन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष में कुल होंगे 365 दिन, और आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए 365 दिन में कितने सप्ताह होंगे इसको फाइंड करने के लिए हम 7 से भाग दे देंगे। 7 पच्चे 35, 1 36, 15 आया, 7 दूना 14, 1 15। तो एक साधारण वर्ष में कुल 52 सप्ताह होंगे, और जो एक दिन अतिरिक्त बच रहा है इसे हम अतिरिक्त दिन या शेष दिन कहते हैं। वे वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं, और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तथा साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। यही बेसिक डिफरेंस है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, एक फिगर बना है, एक लाइन PQ है और दूसरी लाइन RS है, ठीक। ए पॉइंट O है, ए बिंदु A है, ए बिंदु B है, और ए एंगल दिया गया है 60 अंश, इसको दिया गया है 45 अंश। आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। कहने का मतलब आपको AOB का मान बताना है। देखिए, आप जब क्लास 7th में थे या 8th में, तो आपने वहां पे पढ़ा था सरल कोण किसे कहते हैं। सरल कोण या रिज कोण भी उसे कहते हैं। इंग्लिश में हम स्ट्रेट लाइन एंगल्स बोलते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। तो देखिए, यह पूरा कोण 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यह एक सरल कोण है। तो हम जो AOB है इसको मैंने मान लिया x अंश। तो 60 प्लस x प्लस 45 बराबर होगा 180। तो 60 प्लस x प्लस 45 बराबर 180। 60 प्लस 45 105 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर आया 180 माइनस 105, x बराबर आया 75 अंश। तो AOB का मान कितना आया? 75 अंश। यही माने हो x। ठीक, मुझे उम्मीद है आपने इस प्रश्न को भी अच्छे प्रकार से समझ लिया है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। चलिए, अब हम लोग 4th क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है
शिक्षण से आया है, गणित शिक्षण से। चलिए इस पे हम डिस्कशन कर देते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक आधारित। पांचवा ऑप्शन है ये सभी। तो ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अभी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षक बाल केंद्रित होना चाहिए। इस प्रश्न को आप सब लोग नोट करिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं? कुल कितने सेकंड होते हैं? पहला ऑप्शन है 1153 सेकंड। दूसरा ऑप्शन है 2453 सेकंड। तीसरा ऑप्शन है 2053 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 8453 सेकंड। आपको बताना है कि 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं 2 घंटे को बदलूंगा मिनट में। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटे में हो जाएगा 120 मिनट। अच्छा, अब इस 120 मिनट को भी मैं चेंज कर लूंगा सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 120 मिनट में कितने सेकंड होंगे? अब हम 120 में उसके लिए 60 से गुणा कर देंगे। 120 गुणे 60 करेंगे तो 12 6 72 2 0। 1 घंटे में कितना सेकंड होगा? 7200 सेकंड। 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना सेकंड हुआ? 7200। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट होगा ना, इसलिए 120 में मैंने 60 से गुणा किया तो कितना आया? 7200 सेकंड। ठीक, अब बचा है 20 मिनट। अब हम 20 मिनट को भी सेकंड में बदल देते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 20 मिनट में कितना सेकंड होगा? इसके लिए हम 60 से गुणा कर देंगे। 20 गुणा 60 करोगे तो आया 1200 सेकंड। 2 घंटे में 7200 सेकंड और 20 मिनट में 1200 सेकंड।
तो 2 घंटे और 20 मिनट में तो आ गए भाई 7200 सेकेंड और 1200 सेकेंड। अब बचा है 53 सेकेंड। इस 53 सेकेंड को भी मैं क्या करूं, इसमें ऐड कर लूं। 3 5 2 2 4 7 1 8, तो 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड में 8453 सेकंड होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के सेशन के 6th क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाभ के आकार का कमरे का, एक घनाभ के आकार का कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र है, कौन सा फार्मूला है। पहला ऑप्शन दिया गया है 2LB प्लस BH प्लस HL। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 2BL प्लस H। तीसरा ऑप्शन है 2HL प्लस B और चौथा ऑप्शन है 2LB प्लस H। देखिए कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वही घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल होगा। तो जो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वह 2L प्लस B इंटू H होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही है। और जो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस प्रश्न को भी समझ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1:15 पे 1:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच क्या कोण होगा, आपको यही बताना है। देखिए जब भी आपको घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताना हो तो आप एक सिंपल फार्मूला 11m डिफरेंस 60h/2 का यूज किया करिए। घड़ी के सुइयों के बीच का कोण बताना हो तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला 11m डिफरेंस 60h/2। डिफरेंस का मतलब है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी हम माइनस सदैव उसी संख्या में से करेंगे। कहने का मतलब हम हमेशा बड़े में से छोटे संख्या को घटाएंगे। चलिए यम का मतलब होता है मिनट, मैं लिख देता हूं। यम का मतलब होता है मिनट और यच का मतलब होता है घंटा। ठीक, आओ तो 1:15 पे मिनट के स्थान पे क्या है 15। तो इस फार्मूले में जहां यम है वहां पे मैं 15 पुटअप करूंगा तो हो जाएगा 11 गुणे 15 माइनस 60 गुणे यच। यच मतलब घंटा। तो घंटा में क्या है 1:15, तो घंटे के स्थान पे मैं 1 रखूंगा। ठीक, 15 गुणे 11 होगा 165 माइनस 60 गुणे 1 60/2। 165 माइनस 60 होगा 105/2 और 105 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 पंचे 10
52.5 डिग्री। तो 1:15 पे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण होगा 52.5 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है। और हाँ, अगर आप सबको किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, आपको मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा उसका। ठीक, चलिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। चलिए आज के सेशन का 8वां प्रश्न देखा जाए। यही सब प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं भैया। इसी प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर आप उठा के देख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न ही आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 11-5 गुणे 12 प्लस मझला ब्रैकेट 13 प्लस 18 माइनस 11 माइनस 5 का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 87, दूसरा ऑप्शन है 102, तीसरा ऑप्शन है 222 और चौथा ऑप्शन है 77। आपको इसी की वैल्यू बताना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों का कॉन्सेप्ट जान लें कि आखिर कब हम किस ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो हमें इन प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडमास चलता है। सब लोग जिनसे पूछो वे लोग यही बोलते हैं कि बॉडमास का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बॉडमास का मतलब होता है सबसे पहले हम सब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप मतलब का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा सॉल्व करते हैं, फिर योग मतलब धन सॉल्व करते हैं, फिर घटाव सॉल्व करते हैं। बॉडमास का मतलब ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स के बाद का, फिर भाग, फिर जोड़, फिर गुणा। तो चलिए देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर किसी भी ब्रैकेट्स के पहले माइनस साइन हो, किसी भी ब्रैकेट्स के पहले माइनस साइन हो, तो जब भी हम उस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर के जो साइन होते हैं चेंज हो जाते हैं। अगर ब्रैकेट्स के अंदर में प्लस साइन है तो प्लस माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस साइन है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, आओ 11 माइनस 5 करोगे आएगा 6 गुणा 12 प्लस 13 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले अब हम रेखा कोष्ठक को ओपन करेंगे। अभी हमने बताया अगर किसी कोष्ठक के पहले माइनस साइन है, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, अगर किसी कोष्ठक के पहले माइनस साइन है तो जब भी हम कोष्ठक को ओपन करेंगे तो कोष्ठक के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए कोष्ठक के अंदर में यहाँ कौन सा साइन है, कौन सा साइन है, माइनस, तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 11
प्लस 5, इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए 6 गुणे 12 प्लस 13 प्लस 18 माइनस 11 करोगे तो आएगा 7 प्लस 5। ठीक, 6 गुणे 12 प्लस देखिए 13 प्लस 7 और 5 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 12। 13 और 12 होगा 25, तो 6 गुणे 12 प्लस 25, तो 6 गुणा 12 और 25 को ऐड करोगे तो मिलेगा 37, और 6 गुणा 37 करोगे तो 6 सते 42 का 2, 7 तिरिक 21, 4 25। ऑप्शंस आया 252। तो 252 नहीं, 222 नहीं भैया, 252। तो 252 क्या है, इसका सही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस प्रश्न को भी आसानी से समझ लिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है 7 और 13 के बीच में, बहुत पूछा जाता है 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं, देखिए 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो आज आप जान लीजिए कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इन दो संख्या 5 और 6 के बीच में या 5 और 8 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। अब आप कहोगे सर कि ये परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो बच्चों वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में न लिख पाए उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, वेयर p इज इक्वल टू 0, जहां पे p क्या हो, q, मतलब q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q जो है कभी 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। टेट में कम से कम 2 से 3 बार पूछा जाने वाला प्रश्न है पाई और 22/7 के बारे में, अक्सर पूछा जाता है। अब यही देख लीजिए आप लोग, यदि पूछा जाए पाई कैसी संख्या है तो आपको बताना है कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। और 22/7, 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर कैसे, तो इसका डिस्क्रिप्शन ऑफलाइन क्लास में दिया जाता है। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्या, लेकिन आप यहीं पे समझ लीजिए कि जो पाई है वह अपरिमेय संख्या है, जबकि जो उसका मान होता है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाए कि √2 कैसी संख्या है, तो √2 जो है अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। अब
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10वां प्रश्न है, एक आदमी ने 800 रुपए पे, रुपया कितना है 800, 800 रुपए पे 10% वार्षिक ब्याज पे उधार लिया। रेट कितना है 10% वार्षिक ब्याज पे उधार लिया और कितने समय के लिया 2 वर्ष के लिए लिया। टाइम कितना है 2 वर्ष। एक व्यक्ति था, उसने 800 रुपया उधार लिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, और अब वह इस धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दे दिया। मतलब स्वयं तो पैसा ले रहा है वह व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से, लेकिन वह खुद उस पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। तो आपको बताना है कि व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होगा। तो सबसे पहले तो हम यह निकालेंगे, आखिर जो व्यक्ति ने 800 रुपया उधार लिया 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, उसका साधारण ब्याज कितना होगा। पहले इसको फाइंड कर लिया जाए। तो देखिए, सबको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन 800 गुणे दर 10 गुणे समय t बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 10 से 80, 80 दूना 160। तो जब वो पहले व्यक्ति ने जो 800 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया था, उसका ब्याज कितना होगा 160 रुपया। अब यही व्यक्ति 800 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दे देता है। तो हम यह ज्ञात कर लें कि आखिर इस व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पे 800 रुपया देने पे 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा। तो उसके लिए हम पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 पे पावर n। पी की वैल्यू है 800 गुणे 1 प्लस 10 बटे 100 पे पावर 10, 10 एकम 10, 10 दाम 100। 800 गुणे 10 एकम 10 1, 11 बटे 10 का होल स्क्वायर। तो 800 गुणे 121 बटे 10 का स्क्वायर 100। 8 आया 121 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 968। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आया 968 रुपया। कितना आया 968। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन 968 माइनस 800 बराबर कितना आया 168 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे पैसा देने पे उसे 168 रुपया मिला, और वह व्यक्ति खुद कितना रुपया ब्याज दे रहा है 160 रुपया दे रहा है। तो उसे लाभ कितने का हो रहा है 168 माइनस 160 बराबर 8 रुपया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी भली भांति समझ लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है 2 4 6 8 10 10 12 14 16 18 20 की माध्यिका ज्ञात करो।
माध्यिका ज्ञात करो। देखिए माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला टर्म। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला टर्म ज्ञात करो, बीच वाली वैल्यू बताओ। कौन सा पद बीच में होगा वही क्या होती है, माध्यिका होती है। तो सबसे पहले माध्यिका के कंडीशंस में हम दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। आपको जिस क्रम में लिखना हो लिख दीजिए, आप जो है पूर्णतः फ्री हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आंकड़े दिए गए हैं ये आंकड़े आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, मतलब पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो आरोही क्रम में ही आंकड़े दिए गए हैं तो मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम टर्म को काउंट करते हैं माध्यिका के केस में कि आखिर पद कितने हैं, इसको काउंट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं, 10। तो जो यन है, पद यन है, इसकी वैल्यू क्या है, सम है। एक बहुत फेमस फार्मूला चलता है माध्यिका के केस में, जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर होता है n बटे 2a पद का मान, n बटे 2a पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान अपान 2। अब n के स्थान पे भैया यही 10 आप रख दीजिए। तो n के स्थान पे जब आप 10 रखोगे तो 10 बटा 2वें पद का मान अपान 10 बटा 2 प्लस 1वें पद का मान अपान 2। तो 10 में अगर 2 से भाग दोगे तो आएगा 5वां पद प्लस 5 1 6वां पद अपान 2। अब 5वां पद और 6वां पद क्या है, इसको देखिए। जो मुझे आंकड़े दिए गए थे उसमें हम काउंट करते हैं कि आखिर 5वें नंबर पे क्या है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 10 है तो 5वां पद 10 हुआ। 6वां पद क्या है, 6वें नंबर पे 12 है तो 6वें नंबर पे मैंने 12 लिखा, उसके बाद 2 से क्या कर दो, डिवाइड। 12 10 क्या हुआ, 22। 22 में 2 से भाग दे दो तो माध्यिका कितनी आई, 11। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भली भांति समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं गणित शिक्षण से हैं उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर तथा 150 मीटर स्क्वायर है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ऑप्शंस में दिया गया है 30 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर
10 मीटर। डी वाला प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को देख लिया जाए। चलिए देखिए, आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर तथा 125